तो दोस्तों, हमारा शरीर क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं होती है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र से हमारे पूरे शरीर का क्या होता है? ढांचा होता है। तो यानी कि कोशिकाएं होती है हमारी बॉडी में, हमारे त्वचा में भी क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और वो कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? एक ऊतक का निर्माण, टिश्यू का निर्माण करती है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उसके अंदर बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं। यहाँ तक आपके मेरे को पता है, ये बेसिक जानकारी बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने इतना सा बता दिया। अब आज हमारा टॉपिक सिर्फ किससे संबंधित रहेगा? सेल से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? कोशिकाओं से संबंधित रहेगा। शुरुआत हम सेल से ही करेंगे। उसके अंदर ही क्या होता है? डीएनए वगैरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोशिका। तो कोशिका की बात कर ली तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकेरियोटिक। क्या होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंत्यपर्दीय जालिका। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का और अंत्यपर्दीय जालिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, गोल्गी का उपस्थित होता है, अंत्यपर्दीय जालिका उपस्थित होती है। उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंत्यपर्दीय जालिका ये सब क्या है? तो दोस्तों, ये कोशिका के कोशिकांग है। यानी कोशिका के क्या है? कोशिका के कोशिकांग है। ठीक है। हमारे सेल है उसके अंदर भी कोशिकांग है, उस सेल के अंग है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंत्यपर्दीय जालिका वगैरह। अभी आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं नॉर्मल बता रहा हूं। यानी सेल कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमारे अंदर क्या पाई जाती है? पौधों में और जंतुओं में क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। यानी हमारे अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। अंत्यपर्दीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं? पौधे और जंतु आते हैं। मैंने बात की थी शुरू में, आज हमारी क्लास ही डीएनए गुणसूत्र से संबंधित थी। तो इस जो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक होता है उसके अंदर ही क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आपको डीएनए वगैरह आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल मान लो ये क्या है? कोई सेल है। एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। आप कोई सी मान लो, हम आपको बता देंगे। अगर हम पादप कोशिका देखते हैं तो पादप कोशिका की जो सेल होती है उसकी बाहर वाली परत को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है। और इसके कोशिका भित्ति के अंदर क्या स्थित होती है?
सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। यानी पादप कोशिका के जो सेल का बाह्य आवरण कौन सी परत से बना होता है? कोशिका भित्ति से, जो इसको क्या करती है? रक्षा करती है। और अंदर का आवरण क्या होता है? कोशिका जो है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से बना होता है। अगर हम जंतु कोशिका में इसी की बात करें तो इसको हटा दो और इसको बाहर लाओ, वो जंतु कोशिका में हो जाएगा। यानी सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में बाहर की तरफ आ जाएगी। प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है? जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, उस केंद्र के अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? डीएनए आरएनए। ठीक है, क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ किसके अंदर स्थित होता है? सेल की केंद्र के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंदर मान लो हमने क्या बताया था? डीएनए आरएनए वगैरह आनुवांशिक पदार्थ। उसके बाद मैंने कोशिकांग का भी कहा था। यार हम सब कुछ कवर करते चलेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब कोशिकांग बताए थे मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, अंत्यपर्दीय जालिका वगैरह। तो इसके अंदर क्या होती है? केंद्रक से अटैच में क्या होती है? अंत्यपर्दीय जालिका। अंत्यपर्दीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंदर गोल्जी काय उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो अपनी पादपों की कोशिका है उसके अंदर क्या होते हैं? हरित लवक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम वगैरह। ठीक है, जो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो पादप कोशिका या जंतु कोशिका जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? एनर्जी का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्रेब्स चक्कर चलता है जिसकी वजह से क्या होता है? CO2 निकलती है। ठीक, श्वसन में भी इसका थोड़ा सा रोल है। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए और आरएनए प्रोटीन से संबंधित है, गुणसूत्र से संबंधित है। इतना समझ में आ गया कि ये कोई सेल की संरचना आपके समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सिर्फ केंद्र की। इसके अंदर ही क्या होते हैं? गुणसूत्र और आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उससे पहले थोड़ी सी और बता देता हूं मैं कि केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है, थोड़ा सा डीपली बता दूंगा और वापिस डीएनए को जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब ये चित्र बनाया हुआ है तो आपको समझा देता हूँ। डीएनए होता है वो केंद्र के अंदर स्थित रहता है और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। डीएनए क्या है? आप ऐसे मान लो किंग है। क्या है? सेल का किंग है डीएनए, जो कभी केंद्र से बाहर कदम तक नहीं रखता। केंद्र से बाहर क्या नहीं रखता? कदम तक नहीं रखता। और डीएनए के पास ही सारी आनुवांशिक सूचनाएं होती है। हमारे शरीर से संबंधित जो भी आनुवांशिक सूचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, या जो जो भी जो है आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो सूचना किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। इस पर ही तो डिपेंड है हमारी बॉडी में जो भी आनुवांशिक लक्षण वगैरह आएंगे। तो ये डीएनए क्या करेगा? अगर केंद्रक से बाहर नहीं निकलेगा तो ये सूचनाएं जाएगी कैसे? ठीक है, ये सूचना कहां से जाएगी? तो डीएनए से मैंने बताया था क्या बनता है? एमआरएनए। इसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। यानी ये दूत है। वो शोले फिल्म में हरिराम होता है ना, ये वो हरिराम है। ये क्या करता है? डीएनए से जो भी आनुवांशिक सूचना होगी उनको केंद्रक से बाहर लाने का काम करता है। ठीक है, बाद में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यानी केंद्रक से बाहर यहाँ पर कोशिका द्रव्य, जो जीव द्रव्य है उसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर लेकर आ जाता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? केंद्र को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है,
ये हमारा क्या है, केंद्रक है। और केंद्र के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे बिखरे हुए इस प्रकार। और केंद्र के अंदर एक केंद्रिका भी होती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, हमारा टॉपिक डीएनए से संबंधित। तो इसके अंदर ही क्या होते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन धागों से। पहले हम देख लेते हैं गुणसूत्र। ये क्या है, गुणसूत्र है। अब बात यहां पर आती है कि गुणसूत्र तो है, लेकिन गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। अब इसको आप एक बार यहीं पर रोक दो, पहले हम डीएनए पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, बाद में आपके समझ में आएगा। यानी गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। अब हम बात करेंगे डीएनए की। यार इन मार्क करो, किसकी बात करते हैं हम, डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए आपको बताया था कि गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो आप ये भी बता दो डीएनए किसका बना होता है। तो दोस्तों डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। किससे बना होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब आप बोलोगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, डीएनए समझ में आ गया किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन ये क्या बना है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो सब्र रखो, सब कुछ बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसके कितने घटक होते हैं दोस्तों, उसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। ठीक है, कितने घटक होते हैं, 3 घटक। पहला होता है, एन मान रहा हूं मतलब नाइट्रोजन क्षार, एक होता है क्या, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है फॉस्फेट समूह। और तीसरा होता है पेंटोज शर्करा। आपको क्या याद रखना है, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह और पेंटोज शर्करा PO4। ठीक है, और पेंटोज शर्करा। अब नाइट्रोजन क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th की दृष्टि से, ये लगभग हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन। ठीक है, हिंदी पर मत जाना आप बस समझना, शब्दों को आप लिखा वो समझ जाओ। ठीक है, तो प्यूरिन्स होता है, प्यूरिन कितने, ये 2 प्रकार के होते हैं दोनों। ठीक है, आरएनए में और डीएनए में ये प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, दोनों में 2 मतलब 4 होते हैं, 2। प्यूरिन कितने प्रकार के, प्यूरिन कितने होते हैं, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है गवानिन। और पिरिमिडिन होता है, एक होता है थाइमिन, एक होता है यूरेसिल, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन, यूरेसिल और एक होता है साइटोसिन। अब आपको क्या याद रखना है कि डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने घटक होते हैं दोस्तों, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह जिसको PO4 बोला जाता है, और पेंटोज शर्करा।
नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के कितने भाग है? प्यूरिन्स कौन कौन से है, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार को हम प्यूरिन्स बोलते हैं? तो उसमें दो आते हैं, एडेनिन और गवानिन। प्यूरिन्स कितने हैं? एडेनिन और गवानिन। और पिरिमिडिन्स थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक है। अब आपने मैंने बताया था कि ये डीएनए में दोनों दो दो होते हैं, तो लेकिन आपका ये डाउट आया होगा कि यहाँ पर तो तीन है, ये दो, तो एक का क्या होगा? तो दोस्तों जो डीएनए होता है उसके अंदर एडेनिन के सामने क्या जुड़ा होता है? थाइमिन जुड़ा होता है। और गवानिन के सामने क्या जुड़ा होता है? साइटोसिन जुड़ा होता है। एडेनिन के सामने थाइमिन और गवानिन के सामने साइटोसिन, बच गया यूरेसिल। अब आप बोलोगे यूरेसिल कहाँ पर आएगा? तो दोस्तों जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और उससे क्या बनती है? प्रोटीन। मैंने बताया था डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए में तो एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, लेकिन जब आरएनए बनेगा तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। ठीक है। आरएनए में थाइमिन कट जाएगा और डीएनए में यूरेसिल कट जाएगा। यानी आरएनए में जो थाइमिन होगा उसके स्थान पर क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। अभी इतनी बात याद रखना आप। ठीक है। एक तो यार बोर्ड छोटा पड़ता है थोड़ा सा। उसके बाद एक होता है PO4 समूह, फास्फोर समूह। इसके बाद में आती है पेंटोस शर्करा। तो देखो दोस्तों, पेंटोस शर्करा वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अपना जो टॉपिक है उसे समझिए, हम देखें तो इसके अंदर दो पेंटोस शर्करा, एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा और एक राइबोज पेंटोस शर्करा। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शर्करा होती है वो किस में होती है? जो राइबोज शर्करा होती है वो किस में होती है? आरएनए में होती है। और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस में होती है? डीएनए में। यानी शर्करा कितनी होती है? ये पेंटोस शर्करा दो। एक तो होती है राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किस में होगी? डीएनए में। और राइबोज किस में होगी? आरएनए में। यहां तक क्लियर कर लो। अब हम देखेंगे संरचना, ये कहां पर क्या स्थित होता है, डीएनए कैसे बना होता है। तो चलो, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने घटक होते हैं? तीन होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है वो कौन से होते हैं? एडेनिन, गवानिन। और पिरिमिडिन थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक है। डीएनए के अंदर एडेनिन के सामने क्या जुड़ा होता है? थाइमिन जुड़ा होता है। और ग्वानिन के सामने क्या जुड़ा होता है? साइटोसिन। जबकि आरएनए में एडेनिन के सामने क्या जुड़ा होता है? यूरेसिल जुड़ा होता है, थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। और फास्फेट समूह को क्या बोलते हैं? PO4 समूह है। और पेंटोस शर्करा कितनी होती है? दो, एक राइबोज शर्करा, एक राइबोज शर्करा और एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा किसमें होती है? आरएनए में होती है। और डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में होती है। अब आगे देखते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स के तीन घटक होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। तो ये हम डीएनए बनाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा सा बनाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के तीन घटक बताए थे, भूले तो नहीं हो ना आप? एक बार वापस लिख लेता हूं। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप। ठीक है। ये क्या होते हैं? तीन घटक। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो ये डीएनए के आपको दो डंडियां दिख रही है, आप आसान भाषा में देखना, एक ये वाली और एक क्या होती है? ये वाली। थ्री डेस
5 डेज 5 डेज 3 डेज। ओके, अब जो ये डंडियां होती है तो ये किसकी बनी होती है दोस्तों? ये बनी होती है पेंटोज शर्करा प्लस PO4 समूह, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये जो बाहर की आपको डंडियां दिखाई दे रही है ये किसकी बनी होती है? पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह की बनी होती है। और नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? इनके अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? इनके अंदर स्थित होते हैं। नाइट्रोजन क्षार मैंने दो प्रकार के बताए थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है? एडिनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। चलो इनको हम दर्शाते हैं। मान लो यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है तो इसके सामने क्या जुड़ाएगा? डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन आएगा। चलो ठीक है, ये थाइमिन जुड़ गया। यहाँ पर मान लो साइटोसिन है तो इसके सामने क्या आएगा? ग्वानिन आएगा, क्योंकि डीएनए की बात करते हैं। और ये किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। एक चीज ध्यान रखना, एडेनिन और थाइमिन किससे? डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना। तो ये नाइट्रोजन क्षार इस डीएनए के बीच में इस प्रकार से क्या होते हैं? वापस मान लो यहाँ पर ए टी आ गया, अब की बार इधर टी आ गया, इधर ए आ गया। ठीक है, वापस जी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड जी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, टी आ गया। ठीक है, यहाँ पर टी आ गया, ए आ गया, सी जी ए टी टी ए सी जी। ये आप किसी भी प्रकार से दर्शा सकते हो, क्योंकि अलग अलग लक्षणों के जो नाइट्रोजन क्षार है अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, जिसको जीन बोलते हैं हम अभी बताएंगे। थाइमिन के सामने एडेनिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बॉन्ड का। ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने बताया था डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड्स के कितने घटक होते हैं? 3, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह। डीएनए की बाहर वाली जो संरचना होती है, ये जो डंडी होती है वो किसकी बनी होती है? पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह के। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। एडेनिन, डीएनए के सामने क्या जुड़ा होता है? एडेनिन के सामने क्या जुड़ा होता है? थाइमिन। और कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। और साइटोसिन के सामने क्या जुड़ा होता है? ग्वानिन। कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब ये तीनों हो गए, तीनों जुड़ गए, 2 इसमें और 1 इसमें, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया ना। मैंने 3 घटक बताए थे और 3 ये इसमें दर्शा दिए मैंने। तो डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है ना, ये घटक बता दिए मैंने। ठीक है, अब आप बताओ कि जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? अब ये न्यूक्लियोटाइड्स मान लो कोई लक्षण को प्रदर्शित करता है, यहां से लेकर यहां तक का, मान लो ये एक समूह है, ये एक जीन को प्रदर्शित करता है मान लो। और ये जीन क्या करता है? एक निश्चित लक्षण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन क्षारों का एक विशेष समूह है, क्या होता है? जीन होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष समूह मानो आप। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? एक जीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इनमें भी उल्ट फेर हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ पर टी आ गया। ठीक है, या फिर आरएनए में जाकर उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो इनकी क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। उस गड़बड़ की वजह से क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अंदर। वो आगे बढ़ेंगे हम। अभी हमारा काम था डीएनए को बताना, वो हमने बताया। अब मेरे को पता है आपको डीएनए तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। और ये हमेशा ही 3 डेज से 5 डेज की ओर लगे होते हैं, 3 डेज टू 5 डेज और 5 डेज टू 3 डेज। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जीन समझ में आ गया क्या है। अब हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए आपके समझ में आ गया क्या है। बचा कौन? हिस्टोन प्रोटीन। इसको भी लेते लपेटे में।
तो दोस्तों मैंने बताया था केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे, ठीक है। अब देखना आप, ठीक है, डीएनए पढ़ लिया और अब बारी किसकी है, हिस्टोन प्रोटीन की है। अगर हम इस गुणसूत्र को देखते हैं, इस संरचना को देखते हैं, तो इसके अंदर अति कुंडलित धागे नुमा संरचना होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, डीएनए। अब अगर इसको यहां से काट कर इसको खींच कर बाहर निकालते तो क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा। ये क्या निकल गया, ये इसके अंदर क्या हो गया, नाइट्रोजन 4। सर हमारी बात डीएनए की नहीं है, हमारी बात हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन भी बताएंगे अब। डीएनए आपके समझ में आ गया पूरा क्या कुछ है, ठीक है। अब गुणसूत्र में कैसे व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, वो हम बता रहे हैं आपको। तो डीएनए समझ में आ गया। बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो दोस्तों हमारे काम में आएगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है 5 प्रकार का। कौन सा होता है, एक होता है H2A, H2B, H3, H4, एक होता है H1। इसको एक बार आप अलग रखना। कितने होते हैं डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, काम कितना है, 5। H2A, H2B, H3, H4 और H1। H1 को एक बार साइड में रखना आप, ठीक है। इनको 4 को देखो आप। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, 4, और इन चारों का दो दो अणु है, यानी चारों का दो दो अणु मिलकर एक अष्टक बनाते हैं, यानी 8 अणु बनाते हैं। 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे, ठीक है। यानी प्रत्येक का 2 अणु, एक का 2 अणु हुआ तो 4 का कितने अणु हुए, 8 अणु, ठीक है। इसको बोला जाता है हिस्टोन अष्टक। यानी इन 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के दो दो अणु मिलकर एक हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मान लो ये क्या है, H2A, H2B, H3, H4, चारों के एक ही अणु हो गए। हमने बात की थी इन चारों के दो दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन अष्टक बनाते। एक एक अणु क्या होंगे, इसके पीछे की तरफ होंगे। मान लो H3 का एक अणु इसके पीछे है, ये क्या हो गया, H3। और H2A का एक अणु इसके पीछे है, ये हो गया H2A, ठीक है। H2B का एक अणु इसके पीछे है, H2B, और H4 का एक अणु इसके पीछे है, ये हो गया। ये बन गया एक अष्टक। यानी कितने अणु हो गए, प्रत्येक के दो दो अणु हो गए, 8 अणु हो गए, ठीक है। प्रत्येक के दो दो अणु, यानी इस प्रकार का एक हिस्टोन, जिसको ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर बोला जाता है, हिस्टोन अष्टक बनाते, ठीक है। अब इस हिस्टोन अष्टक के बाहर क्या होता है, ये डीएनए लिपटा हुआ होता है। ये लिपटा हुआ होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि स्टोन अष्टक के चारों तरफ क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है। और स्टोन अष्टक किसके मिला होता है, हिस्टोन प्रोटीन के 4 हिस्टोन प्रोटीन के दो दो अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हिस्टोन अष्टक का। और हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ क्या लपटा रहता है, डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, समझ में आ गया गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, ठीक है। इस प्रकार ये एक ने इसको इस संरचना को, हम पूरी संरचना को यानी डीएनए लपेटने के बाद में इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब आप बोलोगे कि H1 किस लिए लिखा है यहाँ पर, जो आप बता ही नहीं रहे हो। तो H1 क्या होता है, एक स्टोन तक यहाँ पर आएगा, इसी प्रकार एक स्टोन, इससे बहुत सारे होते हैं डीएनए अंदर, क्योंकि हम इसको
बता नहीं सकते कितने होते हैं, बोर्ड कम पड़ जाएगा अगर बताएंगे तो। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी इसकी पूरी संरचना नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं और उनके हिसाब से हम डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं, ऐसे हम लंबाई नहीं निकाल सकते। नाइट्रोजन क्षारों के बीच का जो स्पेस होता है उसके हिसाब से हम नाइट्रोजन क्षारों को गिनकर उसके हिसाब से डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं। और अलग अलग कोशिकाओं में क्या होती है, डीएनए की लंबाई अलग अलग होती है। तो इस प्रकार एक स्टोन अष्टक आप यहाँ पर और बना लो, ठीक है। ये वापस इस तरीके से इसके बाहर भी लिपट जाएगा, वापस आगे उसी प्रकार से एक स्टोन अष्टक और बना लो। अब जो दो न्यूक्लियोसोम होता है, मैंने बताया था इस संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, स्टोन अष्टक अंदर वाला। अगर स्टोन अष्टक के ऊपर से क्या आ गया, डीएनए लिपट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है, कौन सा, H1। इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये दोनों को क्या करता है, लिंक करता है, दोनों न्यूक्लियोसोम को क्या करता है, ये लिंक करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। और ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इसको हम देखते तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोतियों की माला है, क्या है, मोतियों की माला। ओके, अब ये क्या होती है, ये मैंने खोल कर दिखाई है। इसको अगर हम बहुत से ऐसे कुंडलित कर देते हैं तो इस प्रकार की ये संरचना इस गुणसूत्र के अंदर भरी हुई होती है। और डीएनए में आपने बताया था नाइट्रोजन क्षार है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र से ही क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण यानी डीएनए से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार और जीन है, जो जीन है वो क्या करता है, लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है, स्टोन प्रोटीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। कोशिका मैंने बता दी, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक कोशिका बारे में आपने जान लिया, स्टोन प्रोटीन के बारे में आपने जान लिया। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने दी थी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, सीख ली, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ना कि जीन इधर उधर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। उस उत्परिवर्तन को हम अगली क्लास में लेंगे लपेटे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।